नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आज शंखनाद में बात होगी कोरोना की तीसरी लहर की, जिसके लिए सरकार का रोड मैप आपको दिखाएंगे। इसके अलावा बात करेंगे पेट्रोल डीजल के दामों की भी, जिसने जनता को बेहाल कर दिया है, और बताएंगे देश के एक ऐसे नायक की कहानी जो एक रात में खलनायक बन गया। लेकिन शंखनाद की शुरुआत यास तूफान के बाद बंगाल में आए सियासी चक्रवात के साथ, जहां एक बार फिर से केंद्र और ममता सरकार एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। चुनाव खत्म हो गए, नतीजे आ गए, फैसला हो गया, लेकिन नहीं खत्म हो रहा पश्चिम बंगाल का सियासी खेला। नहीं खत्म हो रहा है केंद्र और राज्य सरकार के बीच टशन। यास तूफान आया और अपने बीच सियासत का भूचाल छोड़कर चला गया। उस चिंगारी को हवा दे गया जो पिछले कई महीनों से जारी है। यास पर पीएम मोदी की बैठक के बॉयकॉट पर अब दीदी का जवाब आया है। It's a fact that there was no need to sit there at that time because the meeting earlier it was decided PM and CM, but later on it was totally revised list is been given where Honorable Governor, Central Minister I have no objection. Then MLA, then opposition leader, what they mean. So the big BJP party and I am alone. And the meeting is not PM, Prime Minister, Chief Minister. दरअसल ये पूरी सियासत शुरू हुई पीएम के कल के बंगाल दौरे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यास के हालात पर समीक्षा करने पश्चिम बंगाल गए थे, लेकिन पीएम की बैठक से दीदी गायब थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधे घंटे इंतजार करना पड़ा। इतना ही नहीं, ममता आई और रिपोर्ट सौंप कर चली गई। उन्हें इस बात का गुस्सा था कि नंदीग्राम में धूल चटाने वाले शुभेंदु अधिकारी क्यों बैठक में मौजूद थे। शुभेंदु अधिकारी को इसलिए बुलाया गया था कि मिदनापुर में यास तूफान से काफी तबाही मची और नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र मिदनापुर में ही आता है। Why? In Gujarat last week you went there. Why you not called opposition leader there? It is your state. Even Odisha also opposition leader was not there. In my state, whenever you come, you create some confusion and always you create some confrontation. Why? चुनाव का दौरान गुजराती भगाओ, बहिरागत भगाओ, सब आदमी है। ये चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल का प्रदेश का चीफ मिनिस्टर नहीं, ये अपने कंट्री समझता है, एक अपने इंडिपेंडेंट देश समझता है बंगाल का। इसलिए ये सब झूठा बात। और विरोधी दल ने पहले बोला उसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला, मुझे रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला। 19 मई को रिकॉग्नाइजेशन कर दिया, वेबसाइट में भी है असेंबली। अब बोलने लगा गुजरात में मीटिंग होने से कोई ऑपोजिशन को बुलाता है। उड़ीसा में क्यों नहीं था? उड़ीसा में प्रदीप नायक को बुलाया। ममता के इस व्यवहार के बाद बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। बीजेपी ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए संवैधानिक मर्यादा का पाठ पढ़ाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, कहा ममता दीदी का आचरण दुर्भाग्यपूर्ण शुद्रता है। यास तूफान ने तमाम आम लोगों को प्रभावित किया है और उन्हें मदद की जरूरत है। दुखद है कि दीदी ने जन कल्याण से ऊपर अपना अहंकार रखा और उनका तुच्छ व्यवहार इसे दिखाता है। गृह मंत्री के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ममता के रवैये को भारतीय संघीय व्यवस्था की मूल भावना के खिलाफ बताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आपदा काल में बंगाल की जनता को सहायता देने के भाव से आए हुए प्रधानमंत्री के साथ इस प्रकार का व्यवहार पीड़ादायक है। जनसेवा के संकल्प और संवैधानिक कर्तव्य से ऊपर राजनीतिक मतभेदों को रखने का ये दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है, जो भारतीय संघीय व्यवस्था की मूल भावना को भी आहत करने वाला है। बहुत पीड़ादायक है और शर्मनाक है दोनों कहूंगा। प्रधानमंत्री बंगाल की चिंता करने गए थे ना, क्या मतलब है इसका? नवीन पटनायक के बैठक में तो भाजपा के वहां से मंत्री थे कि नहीं, धर्मेंद्र प्रधान और बाकी लोग, सारंगी जी। तो यहां पर आपको परेशानी उससे क्या होती है? मोदी जी बड़ा हृदय लेकर के उड़ीसा और बंगाल देखने गए, मदद करेंगे, आप उसकी बैठक का बॉयकॉट करती हैं।
वार पलटवार के खेल का शोर आज भी सुनाई दे रहा है। सिर्फ मुद्दे बदल गए। बंगाल के मुख्य सचिव को मोदी सरकार ने दिल्ली बुलाया तो ममता भड़क उठी। दरअसल 4 दिन पहले ही ममता सरकार ने बंदोपाध्याय का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया था। बतौर मुख्य सचिव बंदोपाध्याय का कार्यकाल इसी महीने के आखिर में खत्म हो रहा था, लेकिन ममता की करीबी होने की वजह से बंगाल सरकार ने उन्हें एक्सटेंशन दे दिया। इस बीच मोदी सरकार ने आदेश जारी कर दिया जिसके मुताबिक अल्पन बंदोपाध्याय को अब केंद्र में एक नई जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्हें 31 मई की सुबह 10 बजे से पहले रिपोर्ट करना है। केंद्र सरकार ने बंगाल सरकार से अल्पन बंदोपाध्याय को जल्द रिलीव करने का अनुरोध किया है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है, इन दोनों का जो है ये दादा और बहन का एक पवित्र रिश्ता है, लेकिन भाई बहन का इस रिश्ता को कभी भी बंगाल बीजेपी हमेशा इसको काम नहीं करने दे रहे हैं। सीबीआई के एक्शन हो, राज्यपाल का रिएक्शन, ईडी की रेड हो या फिर पीएम का दौरा, बंगाल में सब कुछ सियासी है। इस बार चिंगारी में यास ने हवा फूंकी है। देखिए लपटें कहां तक जाती हैं। पटना से सुजीत झा, कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। राज्य कोई भी हो, मुद्दा कितना भी गंभीर हो, सियासत का तड़का लग ही जाता है। आपदा पर सियासत लगातार जारी है, लेकिन अब बात देश को बदनाम करने तक पहुंच गई है और यह सिलसिला शुरू हुआ है कमलनाथ के बयान से, जिस पर अब घमासान मचा हुआ है। मैं तो कह रहा हूं भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। कांग्रेस का स्तर कितने नीचे चला गया है। कमलनाथ हैं कि मानते ही नहीं। चंद दिनों पहले ही कोरोना पर दिए अपने एक बयान पर फजीहत हुई, तो अब एक ऐसा जुमला छेड़ दिया जिसमें देश ही बीच में आ गया। मध्य प्रदेश के सतना में कह दिया कि भारत को अब की बार बदनाम देश कह दिया। पहले सुनिए ये बयान, फिर आगे की बात। मैं तो कह रहा हूँ भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। ये आज सब देशों ने रोक लगाई है कि भारत के लोग नहीं आ सकते। मैंने तो उस दिन कहा था उज्जैन में कि जो टैक्सी चलाते हैं अपने देश के लोग बाहर, मुझे तो किसी ने न्यूयॉर्क से फोन किया कि जो भारत के लोग कुछ जो टैक्सी चलाने वाले हैं उनकी टैक्सी में कोई नहीं बैठने को तैयार। ऐसा बदनाम किया अपने देश को। सतना में कमलनाथ एक कांग्रेसी नेता की कोरोना से मौत पर परिवार की हिम्मत बढ़ाने गए थे, लेकिन न जाने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में देश को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अब भला कमलनाथ को घेरने का मौका बीजेपी कैसे छोड़ देती? मेरा भारत बदनाम है कहना सिर सर्व से झुक गया कि ऐसा व्यक्ति मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था। ये अधःपतन की पराकाष्ठा है और मुझे लगता है कि जरा भी गैरत हो श्रीमती सोनिया गांधी जी में, कांग्रेस में, तो कमलनाथ को पार्टी के बाहर करना चाहिए। शिवराज ने तो कह दिया कि कमलनाथ ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया, लेकिन बीजेपी सिर्फ इतने से नहीं मानी, राशन पानी लेकर कांग्रेस पर चढ़ गई। सतना जिले के मैहर में जिस सर्किट हाउस में कमलनाथ कुछ देर के लिए ठहरे थे, उस जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गंगा जल से छिड़काव किया। दलील ये कि इससे उस स्थान का शुद्धिकरण हो जाएगा जहां देश के खिलाफ बयान देने वाले आए थे। घिनौने वक्तव्य पे कांग्रेस पार्टी शांत क्यों है? कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी? क्या वो ऐसे बयान का समर्थन करती हैं? क्या उनका मानना है कि भारत आज महान नहीं है, बदनाम है? हालांकि बयान पर सियासी भूचाल के बाद शायद कमलनाथ को एहसास हुआ कि अब सफाई देनी भी जरूरी है। हम सबको कितना गर्व था कहते हुए कि भारत महान, पर जो परिस्थितियां बनी इससे भारत महान को बड़ी ठेस पहुंची। भारत इससे पूरे विश्व में बदनाम हुआ। ये खुशी का विषय नहीं है। अगर मैं ये कहता हूं, ये कहते हैं आप देशद्रोही हैं, कहते हैं हम एफआईआर करेंगे। कमलनाथ अब लाख सफाई दें, लेकिन ये साफ है कि संवेदनशील मुद्दों और आपदा में भी सियासी दल अवसर खोजने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। कमलनाथ शायद इस रेस में औरों से आगे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले भी उनके एक बयान पर बवाल मच चुका है। और ये शुरू हुआ था चीन का कोरोना। आज
भारत इतना महान बन गया कि अब इंडियन वेरिएंट कोरोना, विश्व के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आज इंडियन वेरिएंट कोरोना से डरे हुए हैं। देशों ने बैन कर दिया, सिंगापुर देश जैसे देश ने बैन कर दिया। जो हमारे बच्चे स्कूल जा रहे थे, मुझे तो किसी ने बताया कि जिसको कॉलेज में एडमिशन हो गई थी, उन्होंने कहा आप इंडिया से आ रहे हैं, आप इंडियन वेरिएंट ले आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपदा में सियासी हिसाब किताब पूरा करने में सिर्फ एक ही दल आगे है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई मौका भुनाने की कोशिश में है। वक्त की नजाकत यही है कि ये मौका साथ मिलकर चलने का है। तभी हारेगी महामारी, तभी हारेगी मौका परस्त सियासत। सतना से योगी तारा, भोपाल से रविशपाल सिंह और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। आगे बढ़ते हुए अब बात देश के एक ऐसे नायक की जो एक रात में खलनायक बन गया। देश को ओलंपिक पदक जिताने वाले सुशील कुमार पर अब हत्या जैसे संगीन आरोप हैं। एक के बाद एक सुशील के खिलाफ सबूत मिल रहे हैं, जिसने सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जिन हाथों ने कभी हिंदुस्तान का झंडा उठाकर देश का नाम रोशन किया था, आज उन हाथों पर खून का इल्जाम है। जो सिर कभी हिंदुस्तान के लिए फख्र से उठा था, वो जिसके आगे बड़े बड़े पहलवान फेल हो जाते थे, आज उसके हाथों में हॉकी से पिटाई की तस्वीरों से देश हैरान है। जिसे कभी ये पुलिसकर्मी सुरक्षा देने के लिए ड्यूटी पर आते थे, आज वही पुलिस उनकी रिमांड की मांग कर रही है। पूरा देश हैरान है। जो कल तक देश के नौजवानों का नायक था, एक रात में वो खलनायक बन गया और अब सलाखों के पीछे है। कोरोना के मामले तेजी से घट रहे हैं, जिसके साथ ही राज्य सरकारें लॉकडाउन में रियायत देने की तैयारी कर रही हैं। तीसरी लहर की आहट को देखते हुए सावधानी के साथ ही छूट देने का प्लान तैयार किया जा रहा है, ताकि रोजगार की समस्या को कम किया जा सके। अब धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। जिंदगी को ट्रैक पर लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। घरों के दरवाजे अब फिर से खुलने वाले हैं। ये सन्नाटा अब खत्म हो जाएगा। सड़कों पर फिर से चहल पहल होगी, गाड़ियां भागेंगी, फैक्ट्रियों में शोर होगा, कंस्ट्रक्शन साइट फिर से गुलजार होंगे, क्योंकि कोरोना के केस कम होने के साथ ही राज्यों ने अनलॉक का प्लान तैयार कर लिया है। 1 जून से दिल्ली अनलॉक की ओर बढ़ने जा रही है। पहले चरण में मजदूरों की रोजी रोटी का ख्याल रखा जा रहा है। धीरे धीरे रोज केस कम हो रहे हैं, संक्रमण दर भी कम हो रही है। तो ये समय है अब धीरे धीरे अनलॉकिंग करने का। सोमवार को सुबह 5 बजे तक ये वाला लॉकडाउन है। आज एलजी साहब की अध्यक्षता में डीडीएमए की मीटिंग हुई, दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, और उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं लॉकडाउन खोलने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अब धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। दिल्ली में 20 अप्रैल से ही लॉकडाउन लागू है। सब कुछ बंद है। माना जा रहा है कि इस लॉकडाउन में राजधानी को रोज 600 करोड़ की चपत लग रही है। रोज खाने कमाने वालों का हाल भी बेहाल है। काफी प्रवासी मजदूर घर लौट गए हैं। 19 अप्रैल से 14 मई के बीच ही 8 लाख से ज्यादा मजदूर पलायन कर गए। ऐसे में सवाल है कि 1 जून से फैक्ट्रियां खुलेंगी, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा, तो क्या मजदूर काफी होंगे? 1.5 महीने के लॉकडाउन के बाद दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। सोमवार से तमाम इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन वर्क की इजाज़त जो है वो दिल्ली में दी गई है, ताकि मजदूर काम पर लौट सके। ऐसे में तमाम इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। साफ़ सफाई और सैनिटाइजेशन वर्क जो है वो यहाँ पर चल रहा है, और धीरे धीरे मजदूरों का आने का सिलसिला भी जो है वो शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। साफ़ सफाई हो रहा, सैनिटाइजर हो रहा सबको। सरकार ने इंडस्ट्रीज को इजाज़त दी है, मानते हैं कि सही फैसला है? बाजार भी खुलने चाहिए थे, या फिर इंडस्ट्री सही है खोल करके? खुलना चाहिए, घर में कितने दिन बैठेंगे। राजधानी में 1000 से कम केस आए हैं, जिसने एक नई उम्मीद जगाई है।
लेकिन केजरीवाल सरकार की इस अनलॉक प्रक्रिया से कारोबारी नाखुश हैं। उन्हें उम्मीद थी कि पहले चरण में बाजार भी खुलेंगे, मॉल में चकाचौंध भी लौटेगी। दिल्ली के विभिन्न व्यापारिक संगठनों से बातचीत करने के बाद ये मानना है कि इस अनलॉक प्रक्रिया में दिल्ली के बाजारों को भी खोला जाना चाहिए था, क्योंकि जिन प्रवासी मजदूरों की बात श्री केजरीवाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर यह बताना भी जरूरी होगा कि दिल्ली में लगभग 15 लाख व्यापारी 35 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं, जो मूल रूप से प्रवासी लोग हैं। दूसरी ओर कोरोना की सबसे ज्यादा त्रासदी झेलने वाला महाराष्ट्र रियायतों में ज्यादा ढील देने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र में मौजूदा वक्त में करीब 20,000 केस आ रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने 15 दिन और पाबंदियां जारी रखने का मूड बनाया है। महाराष्ट्र राज्य में 15 जून तक लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दिए गए हैं। कुछ शहरों में जहां पर पॉजिटिविटी रेट जो है वो 6% से कम है, वहां पर रिलैक्सेशंस दिए जा सकते हैं। मुंबई की अगर आप बात करें तो फ्राइडे तक जो पॉजिटिविटी रेट था वो 3% पे था, जिसका मतलब कुछ रिलैक्सेशंस दिए जा सकते हैं। बीएमसी का ये कहना है कि जो भी मॉनसून रिलेटेड चीजें हैं उन लोगों को खोलना चाहिए, जैसे कि अगर बिल्डिंग रिपेयर की आप बात करें, अम्ब्रेला शॉप्स की अगर आप बात करें, तो ये चीजें आने वाले समय में मुंबई में खोली जा सकती हैं। हालांकि जिन राज्यों में पॉजिटिविटी रेट गिरा है वहां थोड़ी छूट देने का खाका तैयार किया जा रहा है। हम बिल्कुल सतर्कता बरतना चाहते हैं और इसीलिए जरूर जिन जिलों में डिक्लाइन है उसमें जो शिथिलता दी जाएगी उसके बारे में प्रॉपरली डिसीजन, उसके जो भी डिटेलिंग है वो 2 दिन में 1 तारीख तक निश्चित तौर पर उसका वितरण किया जाएगा। उधर कोरोना के केस गिरने के साथ कई और राज्यों में सख्ती कम करने की तैयारी है। लेकिन सावधान तो पूरे प्रदेश को रहना है, क्योंकि हमको कोरोना के संक्रमण को रोकना भी है और सामान्य जनजीवन बहाल भी करना है। मैं क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज जो हमारे जिले की, ब्लॉक की, ग्राम पंचायतों की और वार्ड की है, उनसे भी चर्चा करूंगा। कोरोना कर्फ्यू से मुक्त करने के लिए कौन कौन से कदम उठाना है, कैसे धीरे धीरे अनलॉक करना है, उसके बारे में फैसला लें। वर्क फ्रॉम होम हमने शुरू किया था, उसके लिए हमने तय किया कि अब उसकी शुरुआत होनी चाहिए, काम शुरू होना चाहिए। तो 30% जो प्रेजेंस के साथ वर्किंग शुरू करेंगे, ये भी हमने निर्णय लिया। लॉकडाउन अपने साथ कई मुसीबतें लेकर आया। रोजगार से लेकर रोजी रोटी तक की समस्या खड़ी हो गई। अब जब कोरोना के केस में गिरावट आ रही है, ऐसे में हर कोई रियायत की तैयारी कर रहा है, लेकिन इनके बीच तीसरी लहर की आहट है। ऐसे में अनलॉक होने की प्रक्रिया का रोडमैप सावधानी के साथ बनाने की जरूरत है। आज तक ब्यूरो। कोरोना के बीच जिंदगी को ट्रैक पर लाने की कोशिशें जारी हैं। इस बीच यूपी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। यूपी में 10वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। सभी छात्रों को प्रमोट करने का फैसला लिया गया है। वहीं जुलाई के दूसरे हफ्ते में 12वीं की परीक्षा कराई जा सकती है। उत्तर प्रदेश में जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 56 लाख विद्यार्थी बैठने थे, उनमें हाई स्कूल की परीक्षा जिसमें 29,94,312 विद्यार्थी बैठने थे, उस परीक्षा को निरस्त करने तथा हाई स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उनको कक्षा 11th में प्रमोट करने का निश्चय लिया गया। 26,10,316 विद्यार्थी इंटरमीडिएट में जो माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज में बैठने थे, उनके बारे में ये निर्णय लिया गया कि यदि परिस्थितियां सामान्य रहती हैं तो जुलाई के द्वितीय सप्ताह में इंटरमीडिएट की परीक्षा को कराने के बारे में विचार किया जाएगा। सभी जो बोर्ड हैं उनमें कक्षा 6, 7, 8 को प्रोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार से 9 और 11वीं की कक्षाओं में भी विद्यार्थियों को प्रोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। आगे बढ़ते हुए अब बात महंगाई की मार की। देश में पेट्रोल के दामों ने जनता की कमर तोड़कर रख दी है। भारत के इतिहास में आज पेट्रोल की कीमत सबसे ज्यादा देखी गई। देश के कई शहरों में पेट्रोल 100 का आंकड़ा पार कर गया है। सवाल यह है कि आखिर महंगाई के इस वायरस का इलाज कैसे होगा। अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाताओं की ये रिपोर्ट देखिए।
देश के बाकी कई बड़े शहरों की तरह मुंबई में भी पेट्रोल 1 लीटर 100 रुपए तक पहुंच चुका है। मुंबई में 30 पैसे सैटरडे के दिन बढ़े हैं पर लीटर पेट्रोल पे, जिसके चलते फिलहाल जिस पेट्रोल पंप पे हम हैं वहां पर पेट्रोल का भाव जो है वो 99.98 पैसे है, मतलब 2 पैसे कम है 100 रुपए से। तो धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि जो पेट्रोल के रेट्स बढ़ रहे थे वो अब 100 रुपया पर लीटर तक आ चुके हैं। वहीं पर डीजल जो है वो 92 रुपीज पर लीटर पर पहुंच चुका है। तो जो लोग रेगुलर कम्यूट के लिए लॉकडाउन में मोटर बाइक्स का इस्तेमाल करते हैं, अपनी व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं, ये बढ़ते जो दाम है ये उनकी जेब पर काफी ज्यादा इफेक्ट करेंगे, क्योंकि लोगों का कहना है कि कोविड में कई लोगों की नौकरियां गई है, कई पे कट्स पर हैं और उसमें जो कंज्यूमेबल्स के और ऐसी चीजों के भाव बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन हो रहा है, उससे लोगों को हर महीने का खर्च चलाने में काफी मुश्किल हो रही है। कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। मई के इस नौतपा में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी आग लगी हुई है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 15 पैसा हो गया है, जबकि डीजल 97 रुपए 98 पैसा हो गया है। जयपुर में भी पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से ऊपर हो गई है। साधारण पेट्रोल 100 रुपए 44 पैसा और प्रीमियम पेट्रोल 104 रुपए 82 पैसा हो गया है। ये क्या रोज बढ़ रही है कीमतें? हाँ, डेली बढ़ रही है सर रेट। तो क्या असर पड़ रहा है लोगों पर? असर तो बहुत पड़ रहा है, बहुत ज्यादा पड़ रहा है। लोगों की नजर सीधा मीटर पे जाती है, ये इतना बढ़ गया, आज कल तो इतना था, आज इतना हो गया। भैया हमको डेली रेट चेंज बनती है, आज इतना पॉइंट आया, आज इतना पॉइंट आया। बिल्कुल वैसे कस्टमरों को बहुत भारी मार पड़ रही है। कस्टमर को भारी मार पड़ रही है। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर डीजल पेट्रोल भराने आते हैं। आखिरकार 100 रुपए के ऊपर चला ही गया, जो बात कही जा रही थी, और श्रीगंगानगर में तो 105 रुपए के ऊपर चला गया। सर मैं तो यही कहूँगा कि हमारे को तो पुराने दिन दे दे मोदी जी, अच्छे दिन ना चाहिए। बहुत देख लिए अच्छे दिन ही, 100 रुपए लीटर तो पेट्रोल देखा ही नहीं था कभी। अब 100 रुपए लीटर पेट्रोल सर मार कितनी पड़ रही है। एक मजदूर साला सुबह से गाड़ी लेके निकलता है, 500 रुपए उसे दिहाड़ी मिलती है, 100 रुपए का वो पेट्रोल दिला देगा, 400 रुपए ले जाएगा, उसमें क्या खाएगा। ऐसे सबके साथ ही मार पड़ रही है गरीबी में। मतलब एक तरीके महंगाई को कंट्रोल होने की बजाय ज्यादा बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। इससे तो बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है मतलब आम जनता। ये स्थिति है यहाँ पर। एक तो लॉकडाउन की वजह से लोगों की कमाई जो है वो कम हो गई है और पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। निश्चित रूप से आम आदमी पर इसका असर पड़ रहा है। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। इसी के साथ शंखनाद में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो अगले आधे घंटे यानी कि अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे सिस्टम की बत्ती गुल। जरूर देखिएगा, देखते रहिए आज तक।